बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 35 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने एप्लीकेशंस करनी है शिफ्ट रजिस्टर की। प्रीवियस लेक्चर 34 के अंदर मैंने आपको शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़ाया था और उसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ कवर करवाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको शिफ्ट रजिस्टर्स की भी समझ आ गई होगी और उसी के साथ साथ आपको शिफ्ट रजिस्टर्स की जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी थी वो सारी की सारी अच्छे से कवर हो चुकी होंगी। आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी उसके इस्तेमालात पढ़ने जा रहे हैं कि शिफ्ट रजिस्टर की हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, क्या इस्तेमालात हैं। द मेजर एप्लीकेशन ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर इज़ टू कन्वर्ट बिटवीन पैरेलल एंड सीरियल डाटा। कहता है जो हमारे पास ये जो शिफ्ट रजिस्टर होता है ना, इसका हमारी लाइफ में सबसे पहला जो रोल है वो ये है कि जब भी हमने अपना डाटा जो कि पैरेलल है अगर उसको सीरियल में कन्वर्ट करना हो, या हमारे पास डाटा सीरियल में है और उसको पैरेलल में कन्वर्ट करना हो, तो कहता है उस मकसद के लिए हम शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों जो दूसरी इसकी एप्लीकेशन है, जो दूसरा इसका इस्तेमाल है वो है शिफ्ट रजिस्टर्स आर आल्सो यूज्ड एज कीबोर्ड एनकोडर्स के, यानी जब जो आप अपने कंप्यूटर के साथ अपने लैपटॉप के साथ कीबोर्ड यूज़ करते हो या अपनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ आप जो कीबोर्ड यूज़ करते हो ना, ये तो उस कीबोर्ड की जब आप कोई की प्रेस करते हो तो बैकग्राउंड पे क्या होता है, बैकग्राउंड पे उस की का एक एनकोड एनकोड जो है बिट्स है ना वो जनरेट होती हैं, जो कि फिर मेमोरी को ये बताती हैं कि कीबोर्ड के ऊपर ये वाला बटन जो है वो प्रेस किया गया है। तो जब भी आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कोई की प्रेस करने पर मेमोरी को ये बताना हो कि यहाँ पे कौन सी की प्रेस की गई है, तो दोस्तों उस मकसद के लिए भी हम जो है शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो मेन इस्तेमालात हैं, दो मेन एप्लीकेशन है शिफ्ट रजिस्टर्स की। सबसे पहली कौन सी, पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्जन या सीरियल टू पैरेलल डाटा कन्वर्जन, और दूसरा कीबोर्ड एनकोडर्स के लिए जो है वो हम शिफ्ट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट अब सबसे पहले हमें जो मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर तो शॉर्टली उनके नाम भी बता दिए, थोड़ा सा गाइड भी कर दिया। अब बाकायदा आगे डिटेल के साथ बताने जा रहा है कि जो हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर की जो पहली हमने टाइप एप्लीकेशन पढ़ी है, सॉरी इस्तेमाल जो पहला पढ़ा वो कौन सा है, सीरियल टू पैरेलल या पैरेलल टू सीरियल। अब दोस्तों आपको पता है कि आपने पीछे पढ़ के आए हुए हो कि जब भी हमने अपने सीरियल डाटा को पैरेलल में कन्वर्ट करना हो या पैरेलल डाटा को सीरियल में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर या डी मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। आपको बखूबी पता है कि हम जब मल्टीप्लेक्सर का जो इस्तेमाल करते हैं वो मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब हमने डाटा एक पैरेलल आ रहा है और उस पैरेलल डाटा को हमने सीरियल में मतलब एक लाइन के ऊपर कन्वर्ट करना हो, एक लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र करना हो इस पैरेलल डाटा को, तो उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर की ये खूबी है कि ये हमारे पैरेलल डाटा को सीरियल में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही आपने ये भी पीछे पढ़ा हुआ था कि जो डीमल्टीप्लेक्सर है ये क्या करता है, हमारे इस सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करता है। मतलब जो आपका डाटा पीछे से सीरियल में मतलब एक लाइन के अंदर आ रहा है, उसको अगर आपने पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करना हो, डिफरेंट लाइन्स के ऊपर कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों जो मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर है ना, ये इतने एफिशिएंट नहीं है, ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करते। सो हमने फिर क्या किया, हमने जहाँ पे ये पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना था ना, वहाँ पे हमने जो है कौन-सा रजिस्टर यूज़ कर दिया, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए नाम से ज़ाहिर हो रहा है पैरेलल इन, कि डाटा पैरेलल इन होगा यानी इनपुट पैरेलल होगी, सीरियल आउट और उसकी जो आउटपुट होगी वो सीरियल मतलब एक लाइन के अंदर होगी। तो इस मकसद के लिए हम जो रजिस्टर यूज़ करते हैं उसको हम पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली मल्टीप्लेक्सर का मुतबादल है, मल्टीप्लेक्सर के तौर पर यूज़ किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने सीरियल टू पैरेलल डाटा कन्वर्जन करनी हो, तो उसके लिए आप डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आप क्या करते हो, डीमल्टीप्लेक्सर की जगह पे अभी भी डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर डीमल्टीप्लेक्सर की जगह पे हम जो है वो सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए नाम ज़ाहिर हो रहा है सीरियल इन, सीरियल इन का मतलब है इनपुट और आउट का मतलब है आउटपुट। सीरियल इन मीन कि डाटा जो है वो सीरियल इन होगा, मतलब सीरियल एक लाइन के अंदर डाटा आएगा, और पैरेलल आउट, और डाटा जो आउट होगा मतलब जो आउटपुट आएगी वो पैरेलल ही होगी, मतलब डिफरेंट लाइन्स के ऊपर आउटपुट आएगी। और ऐसा रजिस्टर्स जो कि जिसका नाम सीरियल इन पैरेलल आउट है, इसका मकसद क्या कि ये सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करता है, जो कि मुतबादल है, रिप्लेस किया गया है किसकी जगह पे, डी मल्टीप्लेक्सर रजिस्टर कॉम्बिनेशन की जगह पे। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है यहाँ पे सारी, कि ये जो आप मल्टीप्लेक्सर है इसकी जगह पे यूज़ करते हो पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, और जो आपका डी मल्टीप्लेक्सर है इसकी जगह पे आप यूज़ करते हो सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है जी? तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ये इसकी थी पहली एप्लीकेशन। यहाँ पे अब एक आपको एग्ज़ाम्पल से भी समझाया जा रहा है कि ये किस तरह से डाटा को जो है वो सीरियल टू पैरेलल डाटा कन्वर्ट करता है आपका जो
रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, क्या कहता है, ये हमारे पास ना 11 बिट का डाटा है। ये कितने बिट का डाटा है? 11 बिट। आप देख सकते हो फर्स्ट बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ और 10th, 11th कितने 11th थी ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हाँ 11 बिट होगी, ठीक है। अब इन 11 बिट के अंदर दोस्तों जो आपकी फर्स्ट बिट है ना, ये बेसिकली स्टार्ट बिट होती है। स्टार्ट बिट मीन कि इस जो फर्स्ट बिट होती है ये ज़ीरो होती है, और इस ज़ीरो फर्स्ट बिट से बेसिकली आपका जो सर्किट है ना वो स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप गलती से लिखा था, यहाँ पे स्टार्ट आना था। उसके बाद जो आपकी लास्ट वाली दो बिट होती है ना, जो आपकी डाटा की लास्ट वाली जो दो बिट होती हैं वो 1 1 होती हैं, और उन 1 का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे अपनी जो सर्किट है उसको स्टॉप करना है। और जो दरमियान वाली 8 बिट्स है ना, ये बेसिकली आपकी डाटा बिट्स हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी 11 बिट्स थी, जिसमें से पहली बिट 0 होती है और वो आपके सर्किट को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है। जो लास्ट वाली 2 बिट्स हैं वो आपकी स्टॉप बिट्स होती हैं, मतलब वो सर्किट को स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और वो 1 1 होती हैं। और जो दरमियान वाली 8 बिट्स हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं? वो डाटा बिट्स हैं, जो कि आपकी डाटा के तौर पर यूज़ की जाती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक दोस्तों एक सर्किट दिखाया जा रहा है। तो ये बेसिकली वो सर्किट है जो आपका सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है। मतलब इसमें डाटा जो है वो सीरियल आएगा, मतलब एक लाइन के अंदर, ये देखें ये एक लाइन के अंदर डाटा आया, और इस एक लाइन के अंदर आने वाले डाटा को हमने आगे सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर के थ्रू जो है वो देखें पैरेलल डिफरेंट 8 डिफरेंट लाइन्स के ऊपर जो है वो क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हो कि डाटा एक लाइन के अंदर आया, लेकिन आगे से वो इन 8 लाइन्स के ऊपर पैरेलल जो है वो आउट हो रहा है। अब ये सर्किट वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो पहली बिट आएगी वो क्या होगी? 0 होगी। वो 0 जब बिट यहाँ पे अप्लाई होगी तो वो 0 यहाँ से होता हुआ इस क्लॉक पल्स के पास आएगा। तो ये क्लॉक पल्स चूँकि दोस्तों नेगेटिव पे काम करेगी, क्योंकि ये जो बबल लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि दोस्तों अगर आपकी क्लॉक पल्स के यहाँ पे बबल लगा हो, इसका मतलब ये 0 पे एक्टिवेट होती है। 0 जो क्लॉक पल्स होगी ना, नेगेटिव क्लॉक पल्स, उस पे ये वर्क करेगा, ये जेके फ्लिप फ्लॉप। और अगर यहाँ पे आपका ये बबल ना लगा हो तो इसका मतलब ये वाला जेके फ्लिप फ्लॉप या ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो पॉजिटिव क्लॉक पल्स पे जो है काम करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जब पहली बिट आएगी 0, तो वो 0 बेसिकली यहाँ पे जब मिलेगी, तो चूँकि चूँकि 0 का मतलब है नेगेटिव क्लॉक पल्स, तो यहाँ पे इस क्लॉक पल्स के आने से ये जेके फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही जेके फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा, तो यहाँ पे जे की जो इनपुट है वो कंटिन्यूअसली क्या आ रही है? 1 आ रही है। और आपको पता है कि अगर जे की इनपुट 1 हो तो के क्यू जो आउटपुट होती है वो भी क्या होती है? 1 होती है। अब ये जो 1 है जब इस क्लॉक जनरेटर के ऊपर अप्लाई होगा, तो ये क्लॉक जनरेटर ऑन हो जाएगा, मतलब वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये क्लॉक जनरेटर ऑन होगा, तो ये क्या करेगा? ये क्लॉक जनरेटर आगे जो है वो पॉजिटिव क्लॉक पल्स यहाँ पे भेज देगा, और उसी के साथ ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स यहाँ भी भेज देगा, और उसी के साथ ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स यहाँ भी भेज देगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव क्लॉक पल्स का मतलब है कि 1 वैल्यू। तो ये जो क्लॉक जनरेटर है, जैसे ये ऑन होगा, तो ये एक आउटपुट जनरेट करेगा 1, जो कि 1 यहाँ भी भेजेगा, क्योंकि ये वायर देखें यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी 1 आ गया। उसके बाद ये वायर चूँकि नीचे भी, यहाँ से भी ऐसे नीचे आ रही है, तो यहाँ से आते हुए यहाँ भी 1 आ गया। उसके बाद ये मज़ीद नीचे जा रही है, तो मतलब यहाँ भी 1 आ गया। जैसे दोस्तों इस हमारे पास सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर के पास 1 आएगा, मतलब इसकी क्लॉक पल्स के ऊपर 1 आया, तो चूँकि यहाँ पे कोई भी बबल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये जैसे ही यहाँ पे 1 आएगा, तो ये वाला हमारा जो रजिस्टर है ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगा, तो यहाँ पे जो भी 8 बिट डाटा आएगा ना, जो भी 8 बिट का डाटा आएगा, वो 8 बिट डाटा जो है वो आगे कहाँ चला जाएगा? इस आउटलाइन्स के ऊपर जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो नेक्स्ट देखें क्या होगा। नेक्स्ट अब ये होगा कि ये जो लोड वाली पॉइंट है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये बेसिकली ये जो आपका लोड पिन है, ये कनेक्ट हुई हुई है ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होने का मतलब क्या, कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली 0 वैल्यू मिल रही होगी। क्योंकि ये तो मैंने आपको बड़ी देर पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि अगर आपकी जो पॉइंट है, अगर वो कनेक्ट है किसी पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ, तो वहाँ पे कंटिन्यूअसली 1 वैल्यू मिल रही होती है। और अगर आपकी जो वैल्यू है वो कनेक्ट है ग्राउंड के साथ, तो वहाँ पे कंटिन्यूअसली 0 वैल्यू मिल रही होती है। अब जैसे यहाँ पे लोड के ऊपर 0 आएगा, तो ये देखो आगे बबल बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये जो लोड इनपुट है ये एक्टिव होगी कब? जब इसके ऊपर 0 आएगा। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअसली 0 आया, तो क्या हुआ कि इससे ये होगा कि यहाँ पे जो भी 8 बिट का डाटा आउटपुट के तौर पर आया था ना, वो ऑटोमेटिकली इस पैरेलल आउट रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डाटा 8 बिट का लोड होगा, तो उसके बाद अब ये फर्दर जो रजिस्टर है वर्क कैसे करेगा? जब इसकी क्लॉक पल्स के ऊपर 1 आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 1 आया था, वो 1 यहाँ पे भी इस एंड गेट पे भी आया। अब देखिए ये जो 8 बिट काउंटर है, ये क्या करेगा? जैसे इसकी क्लॉक पल्स के ऊपर 1 आएगा, तो ये जो 8 बिट काउंटर है ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जैसे इसकी 8 बिट कंप्लीट होंगी, तो फ़ौरन से क्या होगा? यहाँ पे ये आउटपुट जो है 1 जनरेट कर देगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट 1 जनरेट होगी, तो ये जो एंड गेट है, जो कि इसकी दोनों इनपुट 1 है, लिहाजा ये आउटपुट यहाँ से 1 जनरेट कर देगा। जो यहाँ से ये आउटपुट 1 जनरेट करेगा, वो 1 यहाँ से होता हुआ ऊपर जाएगा, और यहाँ पे इस क्लॉक पल्स को मिलेगा। जैसे ही इस क्लॉक पल्स को 1 मिला, तो ये जो आपका रजिस्टर है ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये वर्क करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे जो 8 बिट इसके अंदर लोड हुई थी, वो 8 बिट यहाँ पे एज ए आउटपुट के तौर पर जो है वो हमें
मिल जाएँगी। ठीक हो गया? जैसे ही वो आउटपुट के तौर पर हमें मिली, तो सिंपली उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों ये होगा जहाँ ज जैसे ही हमें यहाँ पे आउटपुट के तौर पर यहाँ पे वैल्यू मिली, तो उसके बाद यहाँ पे ये जो 1 है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। ये 1 यहाँ से होता हुआ यहाँ पे चूँकि 1 शॉट के पास भी आएगा। जैसे ही 1 शॉट के पास आया तो ये चूँकि एक्टिव होता है किसके साथ? 0 के साथ, ठीक है? तो ये 0 के साथ एक्टिव जब होगा, मतलब यहाँ से पीछे से जो वैल्यू आ रही है 1, वो 1 इसको मिलेगा, लेकिन ये एक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब ये एक्टिव नहीं होगा, तो इसकी चूँकि इनपुट पीछे से आ रही थी 1, वो 1 जो जब यहाँ पे आ गया ना, तो ये आगे देखें फिर नॉट गेट लगा हुआ है, फिर आगे क्या लगा हुआ है? नॉट गेट लगा हुआ है। वो जब इस 1 शॉट को ये 1 यहाँ से इस जगह से इस पॉइंट से मिलेगा ना, तो वो 1 चूँकि यहाँ पे भी अवेलेबल कर दिया जाएगा ना, क्योंकि पीछे से 1 आ रहा है तो ज़ाहिर बात है वो 1 यहाँ पे भी आ जाएगा। जब वो 1 यहाँ पे आएगा तो वो 1 इस नॉट गेट की वजह से, ये जो नॉट गेट लगे होते हैं ना, इनका मतलब ये होता है कि ये नेगेट करते हैं आपकी वैल्यू को। तो अब यहाँ पे तो 1 आया, लेकिन इसने वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 इसको आगे सेम एज़ इट इज़ ये 1 आगे यहाँ पे भिजवा देगा। जैसे ये 1 यहाँ पे आएगा, तो इस नॉट गेट की वजह से ये 1 कन्वर्ट होगा 0 के अंदर। अब यहाँ से ये 1 बना 0, और ये 0 ऊपर से ऐसे जाएगा इसके पास, और सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद ये 0 यहाँ पे भी ऐसे यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे 0 आएगा, तो ये क्या हुआ, ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये क्लियर हो जाएगा, और उसी के साथ-साथ ये जब 0 यहाँ पे आएगा, तो ये भी आगे नॉट गेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये 8 बिट काउंटर एक्टिवेट हो जाएगा। जब से ये एक्टिवेट होगा, तो बेसिकली ये इस 0 का मतलब ये था कि इस 8 बिट काउंटर को जो है वो क्लियर कर दो, मतलब 0-0 कर दो, तो ये भी 0-0 हो गया, और ये जेके फ्लिप फ्लॉप भी क्लियर होने से क्या हुआ, इसकी आउटपुट की यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, जिससे 0 होने से क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर हमारे पास सर्किट था ये स्टॉप हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे उसने क्या कहा था, यही तो उसने कहा था लास्ट में जब 2 बिट आएँगी, लास्ट में जो 2 बिट्स हैं, वो हमारे इस जब लास्ट में 2 बिट आएँगी, ठीक है? वो जो 1-1 1-1 जब आएगा, तो वो 1-1 हमारे बेसिकली सर्किट को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है? तो वो मेरे ख्याल से जब लास्ट वाली बिट आएँगी ना 1-1, वो 1-1 बेसिकली जब यहाँ पे अप्लाई होंगी, तो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगी 0, वो 0 यहाँ से मिलके यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है? वो 0 यहाँ से 0 मिलेगा, फिर ये एक्टिवेट होगा, और फिर ये आगे 0 फ्राहम कर देगा। ठीक है? फिर वो 0 यहाँ से होता हुआ इस सर्किट को बंद कर देगा। हाँ, तो वो जो लास्ट वाली 2 बिट आनी है ना, ये वाली 1-1, जैसे सर ने बताया था कि बीच वाली 8 बिट डाटा था, और लास्ट वाली जो 2 बिट्स हैं 1-1, वो बेसिकली इस सर्किट को क्लोज़ कर देंगे। तो बेसिकली वो जो 1-1 बिट आएँगी, तो वो 1-1 जो है यहाँ से होते हुए इस पूरे सर्किट को क्लोज़ कर देंगी। तो इस तरह दोस्तों ये पूरा सर्किट जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो इस आपको सिर्फ़ इसकी वर्किंग का पता होगा कि ये नहीं कि आपने पूरा इसको रटा लगाना है और इसको पूरा ड्रा करना है। ड्रा ड्रू करने वाली कोई बात नहीं है। आपको जैसे मैंने इसकी वर्किंग समझाई है, वैसे आपको इसकी वर्किंग की समझ होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद वही दूसरी एप्लीकेशन, ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन कि सीरियल टू पैरेलल या पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्जन के लिए हम जो है वो शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी शिफ्ट रजिस्टर की, वो क्या थी, कीबोर्ड एनकोडर की। मतलब जब आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हो, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्रेसिंग एनी कीबोर्ड की अनेबल द कोरिस्पोंडिंग इनपुट ऑफ द एनकोडर सर्किट। कि मतलब जब दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हो ना, तो वो की प्रेस करने से क्या होता है कि वो अपने जो मुतलका उसके साथ एनकोडर लगा होता है ना, एनकोडर सर्किट लगा होता है जो, उस एनकोडर सर्किट की एक स्पेसिफिक इनपुट जो है वो उसको इनेबल कर देता है। जैसे ही वो उसको इनेबल करता है, तो उससे एक कोड जो है वो एनकोड होता है 4 बिट का, बीसीडी कोड एनकोड होता है, और वो बीसीडी कोड 4 बिट का जो एनकोड होता है वो आगे फर्दर किसको मिलता है, हमारे की मेमोरी को मिलता है, और वो मेमोरी जो है उससे जज करती है कि आपने यहाँ पे कौन-सा की जो है वो प्रेस की है। क्योंकि आपको पता है ना कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कीज़ होती हैं, इनके साथ जो भी एनकोडिंग जो बिट्स जनरेट होंगी ना, वो यूनिक होंगी, वो कभी भी एक-दूसरे से मुशाबत नहीं रखती होंगी। तो यही वजह, जब आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हो, तो उसके साथ एक स्पेसिफिक यूनिक जो है एनकोडिंग बिट्स जनरेट होती हैं 4, जिसको हम 4 बिट बीसीडी आउटपुट कहते हैं। वो जब जनरेट होती है, तो वो बेसिकली मेमोरी को मिलती है, और मेमोरी उसको फिर प्रोसेस करके बताती है कि यहाँ पे आपने ए प्रेस किया था, बी वाली की प्रेस की है, कौन-सी की जो आपने प्रेस की है। तो ये इसकी दूसरा जो है वो इस्तेमाल है शिफ्ट रजिस्टर का। उसके बाद से यहाँ पे कीबोर्ड एनकोडर की बाकायदा डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम आपको जितनी बारी समझाई भी अगर जाए, तो ये चूँकि काफ़ी कम्प्लेक्स डायग्राम है, तो आपको समझ नहीं आएगी। लिहाज़ा ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ और नहीं करवा रहा। बाकी इसमें समझने वाली बात, अगर मेन पॉइंट समझा जाए, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली वो सारे कीबोर्ड की कीज़ हैं। ये आप देख सकते हो, अगर आप गौर करो, तो ये सारी की आपकी बेसिकली वो कीज़ हैं जो कीबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। जैसे इनके ऊपर कोई भी की प्रेस होगी, तो उस की के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे रो की भी एक प्रॉपर यूनिक कोड जनरेट हो जाएगा, और उसके कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे कॉलम की भी एक यूनिक जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 एनकोडर लगे हुए हैं, एक रो एनकोडर लगा हुआ है और एक कॉलम एनकोडर लगा हुआ है। जैसे आप कोई की प्रेस करते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग एक रो एनकोडर भी एक्टिव हो जाता है, और उसको भी एक यूनिक जो है कोड मिलता है रो रो एनकोडर को भी। मतलब वो एक यूनिक
एनकोडिंग बिट जनरेट करता है रो के अकॉर्डिंग, और कॉलम एनकोडर जो है वो भी यहाँ पे एक यूनिक जो कोड बिट्स हैं वो जनरेट करता है, और वो कोड बिट्स आगे फर्दर किसको मिलती हैं, इस की कोड रजिस्टर को मिलती हैं। वो की जो की कोड रजिस्टर है वो बेसिकली आगे से आइडेंटिफाई करता है कि आपने कौन सी जो की है वो अपने कीबोर्ड से प्रेस किया। वही बात जो मैंने ऊपर आपको शॉर्ट वर्डिंग में बताई थी वो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू जो है वो बताई जा रही है। बाकी इस डायग्राम को करने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक आता है, उम्मीद है आपको जो ऊपर वाला टॉपिक हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, वो मैं आपको ये भी बता देता हूँ वो क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आ सकता है। या तो वो शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग में आएगा। अगर वो शॉर्ट में आता है तो फिर सर सिर्फ आपसे पूछेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर के नाम लिखो, तो आपने दो एप्लीकेशन है, पहली कौन सी है, पैरेलल टू सीरियल या सीरियल टू डाटा कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं, और दूसरी जो उसकी एप्लीकेशन है वो है कीबोर्ड एनकोडर के तौर पर शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो होगी उसकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से टाइप्स एप्लीकेशन के नाम। अगर सर थोड़ा लॉन्ग में पूछ यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछे तो आपने क्या करना है, दोनों टाइप्स के नाम और उसके नीचे थोड़ी-थोड़ी अपनी वर्डिंग में, जैसे मैंने आपको उसकी वर्किंग समझाई है, वैसे अपनी वर्डिंग में उसकी वर्किंग लिख देनी है, तो दोस्तों ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पहला टॉपिक खत्म। अब दूसरा टॉपिक आ गया जी प्रोग्रामेबल सीक्वेंशियल लॉजिक। दोस्तों अब आपने ये प्रोग्रामेबल यानी पीएलडीज़ जो डिवाइसेज़ हैं, ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हुई हैं कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज़ होती हैं जिनके थ्रू जिनको जो है वो हम प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? तो उनके अंदर आपने पढ़ा था 2 मोड्स होते हैं, पीएलडी जो डिवाइसेज़ होती हैं इनके 2 मोड्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्बिनेशन मोड्स और एक होते हैं रजिस्टर्स मोड। जो कॉम्बिनेशन मोड है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया हुआ है। जो दूसरा मोड था रजिस्टर मोड वो हमने कवर नहीं था किया, क्योंकि हमने वहाँ पे कहा था कि हम जो रजिस्टर मोड है उसको आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। लिहाज़ा यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन मोड कवर नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है। हम यहाँ पे पीएलडी डिवाइसेज़ का सिर्फ़ और सिर्फ़ रजिस्टर जो मोड है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो रजिस्टर मोड है उसको कैसे यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम के थ्रू जो है वो बताया जा रहा है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, और इस मल्टीप्लेक्सर की ये जो ऊपर वाली 2 इनपुट्स पिन्स है ना, ये बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के लिए हैं, और ये जो नीचे वाली हैं ये शिफ्ट मोड के लिए हैं। जो ऊपर वाली हैं वो कॉम्बिनेशन मोड के लिए हैं, और जो नीचे वाली हैं ये 2 किसके लिए हैं, रजिस्टर मोड के लिए हैं। जब आपने कॉम्बिनेशन मोड के तौर पर यूज़ करना होगा तो आप ऊपर वाली 2 यूज़ करते हो पिन, और जब आपने इसको रजिस्टर मोड के तौर पर यूज़ करना हो तो आप नीचे वाली ये 2 जो पिन्स हैं इनको यूज़ करते हो। उसके बाद ये आपको पता है ट्राई स्टेट बफर लगा हुआ है, ये आपको सारी बातें पता हैं। ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाई हुई हैं कि ये ट्राई स्टेट बफर बेसिकली कैसे काम करता है। इस ट्राई स्टेट बफर के ऊपर ये एक इनपुट पिन लगी हुई है, मतलब इनपुट आ रही है। अगर आप इसके ऊपर 1 अप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये है कि इस ट्राई स्टेट बफर के ऊपर अगर 1 वैल्यू दी जाए, तो ये आपको बखूबी मैंने बताया हुआ है कि अगर ट्राई स्टेट बफर के ऊपर 1 अप्लाई करते हो, आप एक्सटर्नल इनपुट 1 अप्लाई करोगे, तो आपकी जो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगी वो यहाँ पे एज़ ए आउटपुट यूटिलाइज़ की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप जो ट्राई स्टेट बफर है इसके ऊपर अगर वैल्यू 0 अप्लाई करते हो तो उससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगी वो आउटपुट के तौर पर यूटिलाइज़ नहीं हो सकती, बल्कि वो आउटपुट अगेन वापस से आपकी एज़ ए इनपुट के तौर पर जो है वो यूटिलाइज़ की जा सकती है। तो ये आपको सारी चीज़ें ट्राई स्टेट बफर की, और ये मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, 1 टू 4 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 1 टू 4 बिट मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है, 1 टू 4 का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी जो है वो 4 इनपुट्स होंगी और एक सिंगल जो है इसकी आउटपुट जनरेट होगी। तो ये आप देख सकते हो ये इसकी 4 इनपुट्स हैं, और ये इसकी एक सिंगल आउटपुट जो है यहाँ से जनरेट हो रही है। अब इन 4 इनपुट्स में जो पहली 2 इनपुट है वो मैंने आपको बता दिया, वो उसकी कॉम्बिनेशन मोड इनपुट्स हैं, और जो नीचे वाली 2 इनपुट्स हैं ये उसकी रजिस्टर मोड इनपुट है। अब यहाँ पे अगर दोस्तों आप यहाँ पे मान लो अगर रजिस्टर मोड इनपुट यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 0 अप्लाई करोगे। अगर आप यहाँ पे जो सेलेक्ट इनपुट हैं आपको पता नहीं, ये सेलेक्ट S1 S0 ये सेलेक्ट इनपुट्स हैं, और सेलेक्ट इनपुट क्या काम करती हैं ये मैंने आपको बड़ा ब्रीफली जब मैंने आपको मल्टीप्लेक्स से समझाया था तब मैंने आपको ये सारी बातें समझाई हुई हैं, लिहाजा ये इसको डिटेल से मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। तो अगर मैं सेलेक्ट इनपुट के ऊपर 0 अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये जो हमारे पास इनपुट नंबर 0 है ये एक्टिव हो जाएगी, और इसके ऊपर जो भी इनपुट आ रही होगी वो एज़ ए आउटपुट मुझे यहाँ पे अवेलेबल कर दी जाएगी। और अगर यहाँ पे मैं इसी सेलेक्ट इनपुट के ऊपर एक 0 और 1 अप्लाई कर दूँगा तो मुझे यहाँ पे ये जो 1 वाले पिन है इससे जो भी इनपुट आएगी वो इनपुट एज़ ए आउटपुट जो है वो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, ये ट्राई स्टेट बफर है, ये बेसिकली फिर एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है कि अगर यहाँ पे 1 होगा तो आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा, अगर 0 होगा तो यहाँ पे आउटपुट पे आपको 0 फ्राहम किया जाएगा। तो ये इसकी छोटी-सी बस कांसेप्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया है, इसकी वर्किंग भी बता दी है कि ये कैसे वर्क करेगा। तो बस आपने इतना ही याद करना है, बाकी इस सर्किट को करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम नेक्स्ट आ जाता है हम दोस्तों हमारे पास अभी इम्प्लीमेंटेशन के जो हमारे पास ये जो है ना हमारे पास पीएलडी डिवाइसेस जब इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका जो सॉफ्टवेयर मोड होता है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, मतलब कैसे हम जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे उसको बयान करते हैं कि ये जो हमारे पास सर्किट है इसके अंदर जो पिन्स हैं ये किस किस लिहाज से किस किस मकसद के लिए यूटिलाइज की जाएंगी, ये बेसिकली आपने
इस टॉपिक के अंदर सीखना है। तो सॉफ्टवेयर मोड स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ये बताना है कि जो आप आईसी यूज़ करोगे उस आईसी के अंदर कौन-कौन सी पिन किस-किस मकसद के लिए यूटिलाइज़ की जाएँगी। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप पिन को जो है वो एक स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिन 22 को उसने एक नाम दिया हुआ है एक्स का और पिन 23 को उसने एक नाम दिया हुआ है वाई का। तो पहला कंसेप्ट तो आपने ये सीख लिया कि जब हम किसी भी आईसी या किसी भी सर्किट को की सॉफ्टवेयर मोड स्पेसिफिकेशन करते हैं या उसके ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों उसको डिज़ाइन करने के लिए हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं उसकी पिन के स्पेसिफिक कोई भी नाम जो है वो बयान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिन 22 को हमने नाम दे दिया एक्स का और पिन 23 को हमने नाम दे दिया वाई का। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो CS 302 को देखकर घबरा रहे हैं कि मतलब इतने ज़्यादा सर्किट हम ये सर्किट कैसे याद करेंगे। तो ये सारे सर्किट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनकी वर्किंग समझ होनी चाहिए। बस जैसे-जैसे मैं करवा रहा हूँ ना वैसे-वैसे करते जाएँ, तो बाकी आपको इनकी ज़्यादा ब्रीफली जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो जितने भी सर्किट्स हैं कॉम्प्लेक्स, ये आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको ड्रा करने की ज़रूरत है। अगर कोई सर्किट पेपर में सर देते भी हैं तो उस सर्किट को आपने क्या करना है, एमएस पेंट के ऊपर उसको पेस्ट करके एमएस पेंट के ऊपर ही आपने उसकी वर्किंग, जैसे मैं समझाता हूँ ना पेंसिल के साथ वर्किंग उसकी बताता हूँ, ऐसे ही आपने उसकी वर्किंग बता देनी है। दूसरी बात ये है कि अगर सर मान लो आपको कोई कहते हैं जी ये सर्किट बना के दिखाओ, तो सर्किट जो भी आपको दिया जाएगा वो सर्किट बहुत ही ईज़ी होगा, मतलब बनाने के एतबार से बहुत ही ईज़ी सर्किट होगा। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे होंगे वो 6 स्टेप्स पढ़े थे सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के, कि जिसमें हमने पहले जो है वो उसका स्टेट डायग्राम ड्रा की, फिर हमने उसका नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाया, फिर हमने उसका जो है वो ट्रांजिशन टेबल ड्रा किया। तो ऐसे वो जो था बड़े ईज़ी थे। तो वो आपको पता है हमने फिर के मैप से जो इक्वेशन ड्रा करते थे उस इक्वेशन को देखकर हम अपना सर्किट बिल्ड करते थे। तो इस तरह से आपको सर्किट जो है वो बनाने के लिए कहे जा सकते हैं, तो वो तो बड़े ईज़ी हैं, वो आपने इक्वेशन से देखकर ही सर्किट जो है वो बनाना होता है। बाकी ये जो बिल्ट इन सर्किट्स होते हैं ना, जो आपको पहले से सर्किट गिवन है इतने-इतने बड़े-बड़े, तो इनको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से यहाँ पे इस टाइप ये भी बताया जाता है कि ये जो पिन है जिसको आपने एक नाम दिया एक्स या वाई का, तो इस पिन की टाइप कौन-सी होगी? मतलब इसको आप रजिस्टर मोड के लिए यूज़ करोगे या कॉम्बिनेशन मोड के लिए? तो अगर दोस्तों आप इस टाइप के आगे लिखते हो सिंगल कोड के अंदर REG, तो इसका मतलब है आप इस पिन को जो है वो रजिस्टर मोड के लिए यूज़ करना चाहते हो। और अगर आप इसी पिन के आगे इस टाइप सिंगल कोड के अंदर COM लिख दोगे, तो इसका मतलब है आप इसको कॉम्बिनेशन मोड के तौर पर इस पिन को यूज़ करना चाहते हो। ठीक है? अच्छा आपको ये भी समझ आ गई। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एक पिन है उसको नाम दिया X का और एक पिन है उसको नाम दिया Z का, ये आपको मैंने ऊपर बता दिया। उसके बाद अगर आप इस टाइप के आगे लिखो REG रेग डॉट बफर, इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपने ये जो पिन है इसको नाम X का दिया और इस पिन को आपने एज़ ए रजिस्टर मोड यूज़ करना है, और उसी के साथ-साथ आपने ये भी बताया कि आपने इसकी जो आउटपुट है वो कहाँ से लेनी है, Q से या Q बार से। आपको मैंने ऊपर अभी बताया था ना कि आपके जो रजिस्टर्स होते हैं, ये रजिस्टर बेसिकली फ्लिप-फ्लॉप को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। तो ऊपर आपने जो फ्लिप-फ्लॉप पढ़े हैं उसकी 2 आउटपुट होती हैं, एक Q वाली और एक Q बार वाली। तो दोस्तों अगर आपने Q से आउटपुट लेनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे रजिस्टर मोड मैंने यूज़ करना है और साथ डॉट बफर, मतलब मैंने Q वाली आउटपुट यूज़ करनी है। और अगर आप लिखो रेग डॉट इनवर्ट, तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो मैंने ये जो पिन है इसको रजिस्टर मोड के तौर पर यूज़ करना है, और उसी के साथ आपने ये कहा कि मुझे इसकी जो आउटपुट है वो Q बार से चाहिए, मतलब इन्वर्टेड जो आउटपुट है वो चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों अगर आपने किसी भी पिन को अगर कोई वैल्यू असाइन करनी हो, मतलब कोई भी इनपुट या कोई भी आउटपुट की जो वैल्यू है वो असाइन करनी हो, तो दोस्तों उसका ये तरीका होता है कि हम लिखते हैं एक्स कॉलन इक्वल टू आगे उस इनपुट का या उस आउटपुट का नाम। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो एक्स है ये बेसिकली हमारी पिन है, ये एक्स हमारी क्या है पिन है, और ये जो डी है ये हमारी इनपुट है, और इसको ये जो इनपुट है हमने इस एक्स पिन के ऊपर अप्लाई कर दिया। मतलब जब ये जो एक्स पिन है इसकी आउटपुट तब जनरेट होगी जब हमारे पास जो है वो डी इनपुट आएगी। ठीक है? उसके बाद दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना वाई इक्वल टू डी, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम ये चेक करेंगे इस पिन के ऊपर क्या डी इनपुट आ चुकी है या नहीं आई हुई। ठीक है? ये बेसिकली चेक किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे फिर वही बात की जा रही है कि यहाँ पे एक्स कॉलन इक्वल टू डी का क्या मतलब, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि बेसिकली ये एक्स हमारी पिन का नाम है, डी हमारी इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि हमारी जो एक्स वाली पिन है उसको लिंक कर दो किसके साथ, हमारी डी वाली इनपुट के साथ। उसके बाद दोस्तों अगर आपने इसी सेम पिन के ऊपर क्लॉक पल्स भी इंप्लीमेंट करनी हो, मतलब आप चाहते हो कि ये जो पिन है हमारी एक्स वाली जिसको हमने नाम एक्स दिया हुआ है, जिसको हमने लिंक किया है अपनी इस डी इनपुट के साथ, तो अगर आप इसके ऊपर चाहते हो कि ये जो हमारे पास एक्स इनपुट है ये वर्क तब करे जब इसको क्लॉक पल्स मिले, तो दोस्तों उसके लिए हम ये करते हैं, हम लिखते हैं एक्स डॉट सी एल के मीन क्लॉक। तो मैंने कहा जो एक्स पिन है उसकी जो क्लॉक है उसको इक्वल कर दो क्लॉक के, मतलब उसको अनेबल कर दो क्लॉक के साथ कि जब क्लॉक आए फिर ये पिन एक्स वर्क करे, अगर क्लॉक नहीं आएगी तो ये एक्स पिन वर्क नहीं करेगी, ये इसका मतलब है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे
ये आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो बता दी गई हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं रजिस्टर मोड के तौर पर अपने किसी भी पीएलडी डिवाइस को। अब आगे डिफरेंट 3 एग्जांपल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, उनको अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई बताई जाने लगी है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 में हमने यहाँ पे जो रजिस्टर यूज़ करने जा रहे हैं वो कौन-सा है? पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट 8 बिट रजिस्टर। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पैरेलल इनपुट मतलब यहाँ पे जो इनपुट होंगी वो भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है? मतलब डिफरेंट लाइन से आ रही होंगी और जो आउटपुट है वो भी पैरेलल पैरेलल आउटपुट का क्या मतलब है जो आउटपुट जनरेट होगी वो भी हमें पैरेलल ही मिल रही होगी मतलब डिफरेंट लाइन से हमें आउटपुट मिल रही होगी। उसके बाद 8 बिट रजिस्टर का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे जो रजिस्टर यूज़ किया जाएगा वो 8 बिट का होगा। मतलब उसमें जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी ना इनपुट की और आउटपुट की वो कितनी होंगी? 8 होंगी। ये इसका मतलब है। अब ये जो 8 बिट रजिस्टर है जिसके अंदर पैरेलल इनपुट है और पैरेलल आउटपुट है, उनको हमने जब इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू या सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो यहाँ पे उसका पूरी एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखने लिखा हुआ था द पिन डिक्लेरेशन आर कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पिन डिक्लेयर की जा रही हैं कि ये देखें पहली जो पिन है वो क्लॉक के लिए है, दूसरी D0, D1, D2 से लेकर D7 तक जो है ये हमारे पास इनपुट पिन्स हैं और उसके बाद Q0 से लेकर Q7 तक हमारे पास आउटपुट पिन्स हैं। अब आगे वो पिन के साथ इनको लिंक कर रहा है, मतलब वो बताना चाह रहा है कि ये जो पहली हमारे पास क्लॉक इनपुट है उसको हमने लिंक किया किस पिन के साथ? पिन नंबर 1 के साथ। उसके बाद पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 9 तक ये जो पिन्स है ना इनको हमने कनेक्ट कर दिया उनकी मुतालिका इनपुट पिन्स के साथ, मतलब जो पिन नंबर 2 है उसको लिंक कर दिया D0 इनपुट के साथ और जो D1 इनपुट है उसको लिंक कर दिया हमारे पास पिन नंबर 3 के साथ, ऐसे ही उसने बताया हुआ है। आगे इस तरह जो नीचे आउटपुट हैं डिफरेंट उनको भी उसने लिंक किया हुआ है डिफरेंट पिन्स के साथ, मतलब जो Q0 आउटपुट है उसको पिन नंबर 22 के साथ लिंक किया है, Q1 आउटपुट को पिन नंबर 21 के साथ लिंक किया है, Q2 आउटपुट को पिन नंबर 20 के साथ लिंक किया है। ऐसे डिफरेंट हमारे पास जो आउटपुट्स हैं उनको डिफरेंट पिन्स के साथ जो है उसने लिंक कर दिया। उसके बाद इस टाइप रेग डॉट इन्वर्ट का क्या मतलब है? इस टाइप का मतलब ये है कि इसकी जो टाइप होगी मतलब इस ये जो सर्किट है इसकी जो टाइप होगी वो रजिस्टर मोड होगी, मतलब इसके अंदर जो मोड होगा वो रजिस्टर मोड होगा। और अगर डॉट इन्वर्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमें आउटपुट हासिल करनी है वो क्यू बार से हासिल करनी है, क्योंकि आपने ऊपर अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर आप यहाँ पे रेग डॉट बफर दिखोगे तो इसका मतलब है कि आपका जो मोड है वो रजिस्टर मोड है और आपने जो आउटपुट हासिल करनी है वो क्यू आउटपुट हासिल करनी है क्यू वाली पॉइंट से। और अगर यहाँ पे लिख दो रेग डॉट इन्वर्ट तो इसका मतलब है आपने जो रजिस्टर मोड है उसके अंदर जो आउटपुट हासिल करनी है वो क्यू बार से हासिल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेम वही चीज़ आगे नेक्स्ट बताई जा रही है जैसे ऊपर आपने। अच्छा यहाँ पे जो उसने ये जो सिंप्लीफाइड तरीका है, मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि पिन डिफाइन कर दो, आप नॉर्मल बंदा ऐसे डिफाइन करेगा, लेकिन जो प्रोग्रामर है ना जो प्रॉपर इसको इंप्लीमेंट करेगा वो कुछ इस फॉर्म में इंप्लीमेंट करेगा। मतलब वो देखो बताना जा रहा है कि Q0, Q1, Q2, Q3 से लेकर Q7 तक जो आउटपुट पिन्स हैं उनको इक्वल कर दो, किसके साथ? लिंक कर दो बेसिकली इन हमारी इनपुट पिन्स के साथ। तो ये देखो ऊपर मैंने आपको बताया ना इसका किसी भी पिन को किसी भी आउटपुट को किसी भी दूसरी चीज़ के साथ लिंक करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि पहले हम लेफ्ट साइड पे बेसिकली वो वाली पिन बताते हैं जिसको हमने लिंक करना है और राइट साइड पे हम वो वाली पिन बताते हैं जिसके साथ लिंक करना है। और उसके बाद जनाब हम दरमियान में जो है लिंक करने के लिए कॉलन इक्वल का साइन यूज़ करते हैं कि इससे ये आपस में क्या हो जाती हैं? लिंक हो जाती हैं। तो अगर कॉलन इक्वल लगाओगे तो पिन्स आपस में लिंक हो जाएँगी और अगर आप सिंपल इक्वल का साइन लगाओगे तो उससे बेसिकली वैल्यू असाइन की जाती है। तो यानी यहाँ पे आप देखो ज़रा नीचे जो क्या हो रहा है, नीचे हमें कह रहे हैं कि ये जो Q0 से लेकर Q7 तक जितनी भी आउटपुट पिन्स हैं, उनकी जो क्लॉक है उसको एक्टिव कर दो क्लॉक के साथ। कि मतलब जब क्लॉक इनपुट आएगी तब हमारे पास जो क्यू आउटपुट है वो जनरेट हुआ करेगी। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन का मतलब समझ आ गया ना कि Q0 बेसिकली हमारे पास आउटपुट पिन है और D0 इनपुट पिन है। हमने कहा जो Q0 आउटपुट पिन है उसको लिंक कर दो किसके साथ? D0 इनपुट पिन के साथ, जिसका मतलब ये है कि जब D0 इनपुट आएगी तब ही हमारे पास Q0 आउटपुट जनरेट होगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट तो ये इसका प्रोग्रामर मोड है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इसको सेट करने का एक तरीका ये भी है लॉन्ग तरीका। ये ऊपर जो तरीका बताया वो शॉर्ट तरीका था, मतलब एक ही लाइन के अंदर आपने डिफाइन कर दिया कि लेकिन अगर दोस्तों एक ही लाइन में मल्टीपल पिन्स को एक ही लाइन में डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो लार्ज ब्रैकेट के अंदर पहली पिन कॉमा दूसरी पिन वो लगा देते हैं। फिर उसके बाद दरमियान में पिन्स को लिंक करने के लिए हम कॉलन इक्वल लगाते हैं और फिर आगे बाद दूसरी नेक्स्ट साइड के ऊपर फिर ब्रैकेट के अंदर हम वो पिन्स बताते हैं जिन पिन्स को हमने लिंक करना है लास्ट में सेमी कॉलन। ठीक है? और अगर किसी पिन्स को वैल्यू क्लॉक पल्स असाइन करनी है उसके लिए लिखते हैं हम डॉट पिन का नाम, यहाँ मल्टीपल पिन्स अगर लगानी है तो उसके लिए ये देखें ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल पिन्स के नाम आगे बाहर डॉट CLK मतलब क्लॉक, उसको एक्टिवेट कर दो क्लॉक इनपुट के साथ। तो अब यही सेम चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं
कि सिंगल सिंगल हम जो है वो करें। तो सिंगल सिंगल कैसे किया कि हमने कहा सबसे पहले Q0 जो आउटपुट पिन है, आउटपुट वाली पिन है, उसको लिंक कर दो किसके साथ, D0 इनपुट पिन के साथ। और उसके बाद मैंने कहा जो Q0 आउटपुट मेरी पिन है उसकी जो क्लॉक है उसको एक्टिवेट कर दो क्लॉक के साथ। तो ऐसे आप अलग अलग पिन्स को भी परफॉर्म मतलब एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो, उनकी क्लॉक को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो, लिंकिंग और एक्टिवेट कर सकते हो क्लॉक के साथ। उसके बाद ये इसकी सर्किट डायग्राम है, इसको छोड़ दो, इसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी बड़ी दफ़ा इस तरह की सर्किट डायग्राम देखी हुई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें बेसिकली वही फिर बताने जा रहा है 8 बिट, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर चेंज हो गया। यहाँ पे जो रजिस्टर है वो है जी सीरियल इन पैरेलल आउट। ऊपर जो हमने रजिस्टर की एग्जांपल पढ़ी है वो कौन सी थी, सीरियल पैरेलल इन पैरेलल आउट, मतलब उसमें 8 ही हमें इनपुट्स मिल रही थी और 8 ही पैरेलल आउटपुट जनरेट हो रही थी। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बिट 8 ही हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो इनपुट मिलेगी वो एक सिंगल लाइन से मिलेगी, मतलब सीरियल इनपुट मिलेगी, और जो आउटपुट जनरेट होगी वो 8 डिफरेंट लाइन्स के ऊपर जनरेट होगी, ठीक है? तो ये इसका मतलब है सीरियल इन, यानी जो इनपुट आएगी वो सीरियल के अंदर होगी और जो आउटपुट जनरेट होगी वो पैरेलल आउटपुट जनरेट होगी। तो अब यहाँ पे इसकी ये सर्किट डायग्राम दिखाई जा रही है। इस सर्किट डायग्राम को आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ज़रा, ये जो हमारे पास इनपुट आ रही है देखो वो सीरियल के अंदर है, एक लाइन के अंदर है। ये देखो जो इनपुट है वो एक सीरियल के अंदर है, लेकिन जो आउटपुट है वो डिफरेंट देखो डिफरेंट, ये देखो ये आउटपुट देखो डिफरेंट लाइन से जनरेट हो रही है, देख रहे हो? तो ये दरमियान में जो उसने कट लगाया हुआ है ना, ये बेसिकली कट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे थर्ड फ्लिप फ्लॉप, फोर्थ फ्लिप फ्लॉप, फिफ्थ फ्लिप फ्लॉप, सिक्स्थ फ्लिप फ्लॉप, सेवंथ फ्लिप फ्लॉप और ये लास्ट पे एट फ्लिप फ्लॉप। तो ये दरमियान में जो कट लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये और ये आपस में कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे दरमियान में और भी फ्लिप फ्लॉप अटैच होने थे, लेकिन चूंकि पेज की किल्लत थी, पेज की विड्थ इतनी नहीं है कि हम यहाँ पे 8 फ्लिप फ्लॉप आपस में जोड़ कर आपको दिखा सकें, इसलिए सर ने यहाँ पे शॉर्टली आपको जो है 2 फ्लिप फ्लॉप पहले जोड़ के दिखाया है, फिर दरमियान में कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया और आगे फिर लास्ट पे एक फ्लिप फ्लॉप अटैच कर दी, जिससे आपको जो अक्लमंद बंदा है उसको देख के समझ आ गई होगी यकीनन कि यहाँ पे बेसिकली 2 फ्लिप फ्लॉप ये हैं, दरमियान में फिर 6 नहीं 5 फ्लिप फ्लॉप दरमियान में होंगे और एक ये लास्ट पे फ्लिप फ्लॉप है जिसके ऊपर देखें लिखा भी होगा Q7। तो इस तरह से दोस्तों ये इनकी जो आउटपुट है वो जनरेट होगी यहाँ से। तो ये आगे नेक्स्ट अब इसी सेम सर्किट को, ये जो हमने हमने अभी अभी एग्जांपल देखी कौन सी बोला, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अगर आपने इसकी प्रोग्रामिंग करनी हो तो वो प्रोग्रामिंग हम किस तरह से करेंगे वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है, मतलब हम कौन सा मॉड्यूल यूज़ करने जा रहे हैं, कौन सा मतलब हम रजिस्टर यूज़ करने जा रहे हैं। तो वो कौन सा रजिस्टर है, हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है जी मॉड्यूल राइट अंडरस्कोर बिट अंडरस्कोर शिफ्ट अंडरस्कोर रजिस्टर, ये हमारे पास मॉड्यूल है। उसके बाद फिर आगे उसका टाइटल बताया जा रहा है कि टाइटल हमको क्या है जी 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर इन आ गैल 22V10, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब ये है कि 8 बिट हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर होगा और उसको हम जो इसमें डिवाइस यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, गैल डिवाइस होगी जिसकी 22 टोटल पिन्स होंगी और वी उसकी अनेबल आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद 10 जो है वो उसकी नंबर ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अनेबल या डिसेबल को रिप्रेजेंट कर रही है और उसके बाद ये जो 10 है ये बेसिकली उसकी आउटपुट को शो कर रहा है। तो अगर दोस्तों टोटल 22 पिन्स हैं तो आपको मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है कि अगर टोटल 22 पिन्स हैं उसमें से 10 जो है वो आउटपुट पिन्स हैं, तो बाकी कितने बची, जो बाकी रिमेनिंग 12 पिन्स हैं वो बेसिकली यूटिलाइज होंगे किसके तौर पर, इनपुट पिन्स के तौर पर। ठीक हो गया। उसके बाद उसको डिवाइस डिक्लेरेशन, आगे डिवाइस की डिक्लेरेशन की जा रही है कि सबसे पहले हमने बताया कि ये एक रजिस्टर्ड डिवाइस है, ये एक रजिस्टर्ड डिवाइस है और उसके बाद उसके अंदर जो आईसी यूज़ किया जा रहा है उस आईसी की हम पिन, उस आईसी का कोड बता रहे हैं P22V10। ठीक है जी। उसके बाद हमने पिन डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, पिन डिक्लेरेशन हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल डिक्लेरेशन करेंगे, ये उसकी प्रोग्रामिंग डिक्लेरेशन है, ये उसकी सिंपल डिक्लेरेशन है जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि जो पिन नंबर 1 है उसको हम यूटिलाइज करेंगे एज ए क्लॉक इनपुट, उसके बाद जो पिन नंबर 2 है उसको हम यूटिलाइज करेंगे एज ए क्लियर इनपुट, उसके बाद हमने जो पिन नंबर 3 है उसको हम यूटिलाइज करेंगे एज ए डाटा इनपुट, मतलब जिसमें हमें डाटा रिसीव होगा, और जो पिन नंबर 4 है उसको हम यूटिलाइज करेंगे एज ए अनेबल इनपुट, मतलब अनेबल का मतलब ये है कि हमने डाटा इनपुट को एज ए आउटपुट यूटिलाइज करना है कि नहीं करना। अनेबल का मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर वैल्यू 0 दोगे तो आपका सर्किट डिसेबल हो जाएगा और अगर आप अनेबल इनपुट के ऊपर वैल्यू वैल्यू 1 दोगे तो आपका जो सर्किट है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फिर हमने कहा कि हमारे पास जो डिफरेंट आउटपुट है वो कौन से हैं, Q0 से लेकर Q7 तक हमारे पास 8 आउटपुट्स हैं और उनके आगे हमने डिफरेंट पिन्स भी बताई हुई हैं कि पिन नंबर 16 जो है वो आउटपुट 0 के तौर पर यूज़ होगी, Q0 के तौर पर, Q17 जो पिन है वो Q1 के तौर पर यूज़ होगी, ऐसे हमने आगे बताया। और आगे हम उसकी टाइप भी बता रहे हैं कि इस टाइप कौन सी होगी, रेग डॉट बफर, मतलब इसमें जो मूड है वो रजिस्टर मूड होगा और इसके अंदर जो आउटपुट है वो हम बफर, मतलब डॉट बफर का मतलब क्या कि क्यू वाली जो आउटपुट है वो हासिल करेंगे, क्यू बार से आउटपुट नहीं लेंगे। उसके बाद ये उसकी आगे इक्वेशन टाइप में बताया जा रहा है कि देखो Q0 के मतलब Q0 हमारे पास क्या जी आउटपुट पिन है, हमने कहा कॉलन इक्वल के मतलब उसको लिंक कर दो डाटा एंड अनेबल के साथ, मतलब हम कह रहे हैं कि जो Q0 आउटपुट है उस वाली पिन को
कनेक्ट कर दो किसके साथ, डाटा और अनेबल वाली इनपुट के साथ। उसके बाद फिर हम आगे बता रहे हैं कि Q1 से लेकर Q7 तक जो हमारे पास आउटपुट पिन्स हैं उनको कनेक्ट कर दो वन बाय वन किसके साथ, डिफरेंट आउटपुट पिन्स के साथ। तो मतलब Q1 जो है उसको Q0 से कनेक्ट कर दो, Q2 जो है उसको Q1 से कनेक्ट कर दो। मतलब वही चीज़ कि मतलब जो नेक्स्ट जो आउटपुट है ना वो अपनी पीछे वाली आउटपुट के साथ कनेक्ट है, कि मतलब पीछे वाली आउटपुट आएगी तो नेक्स्ट वाली आउटपुट आएगी। ये आप देख रहे हो ना कि वो कह रहा है Q1 को कनेक्ट करो Q0 के साथ, मतलब Q0 पहले आएगी। तो मतलब मान लो ये Q0 है, ये Q1 वाली आउटपुट है। अब Q1 वाली आउटपुट कहते तब आएगी जब हमारे पास Q0 आउटपुट आएगी, तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हो कि हमने Q1 को कनेक्ट कर दिया Q0 से, जिसका मतलब ये है कि Q0 आउटपुट आएगी तो Q1 आएगी। ऐसे वो कह रहा है Q1 आउटपुट आएगी तो Q2 आगे फर्दर आएगी, ऐसे Q2 आएगी तो Q3 वाली आउटपुट आएगी। अगर Q2 आउटपुट नहीं आएगी तो Q3 भी आउटपुट जनरेट नहीं होगी। उसके बाद टेस्ट वेक्टर है। टेस्ट वेक्टर का ऑलरेडी आपको पता है, टेस्ट वेक्टर हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट को टेस्ट करने के लिए कि आया कि हमारा जो सर्किट हमने ड्रा किया है, जो बनाया है, वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट हमारे पास इनपुट पिन्स हैं और ये हमारे पास जो डिफरेंट आउटपुट पिन्स हैं। अब इसमें आप देखो ज़रा, जब जब हमारे पास क्लियर वाली इनपुट जो है ज़ीरो थी तो क्या हुआ कि पूरे का पूरा जो डाटा है, जो आउटपुट है, वो ज़ीरो 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 है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर क्लियर इनपुट ज़ीरो हो तो वो एक्टिव हो जाता है सर्किट। जैसे ही सर्किट एक्टिव होता है तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी आउटपुट ज़ीरो 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 देना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, मतलब ज़ीरो ज़ीरो से। और देखो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट देखो क्लियर इनपुट भी ज़ीरो है और डाटा इनपुट भी ज़ीरो, जिसका मतलब ये है कि आपकी क्लियर इनपुट 1 का मतलब क्या, कि मतलब आपका सर्किट जो क्लियर नहीं अब होगा, क्योंकि ये क्लियर तब होता है जब जो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो कि डाटा 1 है, डाटा क्या है 1 है, तो यहाँ पे डाटा आना चाहिए था, लेकिन डाटा यहाँ पे क्यों नहीं आया? यहाँ पे अभी भी देखो ज़ीरो ज़ीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखो अनेबल जो इनपुट है वो ज़ीरो है। तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, अगर अनेबल इनपुट 1 होगी तो फिर ये डाटा आगे मूव करेगा या आउटपुट डाटा जो है वो आउटपुट के तौर पर आएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अनेबल इनपुट, क्लियर इनपुट क्या है 1 है, जिसका मतलब ये है कि हमारा सर्किट क्लियर नहीं है, और अनेबल इनपुट भी क्या है 1 है, तो इसका मतलब हमारा डाटा यहाँ पे आए, सर्किट अनेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी 0 0 0 0 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दोस्तों हमारे पास क्लियर तो 1 है, ठीक है, सर्किट क्लियर नहीं है, और अनेबल इनपुट भी 1 है, जिसका मतलब है कि सर्किट अनेबल हो गया, वर्किंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डाटा 0 आ रहा है, डाटा अब क्या हो रहा है 0 आ रहा है। तो मतलब कहने का ये है दोस्तों, ये जो आपकी 3 इनपुट है ना, अगर इन तीनों में से कोई एक भी प्रॉब्लम करेगी ना, तो हमारा डाटा जो है वो 0 0 0 0 0 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जरा गौर कीजिए। नेक्स्ट देखो हमारे तीनों इनपुट क्या है 1 है, तो जब दोस्तों तीनों इनपुट 1 है ना, तो इसका मतलब क्लियर इनपुट 1 का मतलब क्या, कि हमारा सर्किट क्लियर नहीं है। क्लियर तब होगा जब 0 वैल्यू आएगी। अच्छा, उसके बाद डाटा क्या है 1 है, तो देखो यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो? जैसे ही डाटा 1 आया पीछे से, तो फ़ौरन से आपके पास जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप था, ये जो फर्स्ट हमारे पास आउटपुट थी, देखो 1 हो गई है। बाकी चाहे अभी भी 0 0 है, लेकिन जो फर्स्ट आउटपुट थी वो क्या हो गई है 1 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ज़रा, नेक्स्ट फिर दोबारा से हमारे पास क्या आया 0 आया, तो ये जो 0 है ये यहाँ पे एज़ ए आउटपुट हमें आ गया, आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो गया, और जो पहले से यहाँ पे 1 था, ये देखो प्रीवियस लाइन के अंदर जो पहले से 1 था वो आगे 1 जो है आगे शिफ्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये शिफ्ट रजिस्टर है। और आपको याद होगा मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जैसे ही पीछे से डाटा आता है तो नेक्स्ट जो डाटा होता है वो आगे आगे मूव करता रहता है। ठीक है, तो देखो ये जैसे ही पीछे से डाटा फिर मजीद 1 आया, तो ये 1 देखो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो पहले से 0 था वो देखो आगे शिफ्ट हो गया, और जो पीछे ऑलरेडी 1 था वो आगे देखो शिफ्ट हो गया। तो ऐसे जैसे जैसे डाटा पीछे से आता जाएगा तो हमारा डाटा जो है वो आगे 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 के बिट्स जो है वो शिफ्ट होती रहेंगी। क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों आगे वो बताना चाह रहा है कि इक्वेशन टेस्ट वेक्टर्स की हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि Q0, वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि Q0 को बेसिकली वो एक पिन है, आउटपुट पिन है, जिसको उसने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, डाटा एंड अनेबल के साथ। मतलब Q0 तब, यहाँ पे Q0 के ऊपर आउटपुट तब आएगी जब हमारे पास डाटा इनपुट भी आ रही होगी, मतलब 1 आ रही होगी, और अनेबल इनपुट भी 1 होगी, तब ये आएगी। उसके बाद फिर आगे वो बता रहा है कि जनाब जितनी भी आउटपुट पिन है उसको आगे आपने फर्दर पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मतलब Q1 आउटपुट तब आएगी जब Q0 आएगी, Q2 तब आएगी जब हमारे पास Q1 आउटपुट आएगी। तो ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि जितनी भी आउटपुट्स हैं ना, डॉट इनकी CL के जो है उसको इक्वल इक्वल कर दो क्लॉक के। मतलब यहाँ पे तमाम आउटपुट को क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इक्वल टू क्लॉक का मतलब ये है कि इन तमाम आउटपुट को कनेक्ट कर दो किसके साथ, क्लॉक के साथ। मतलब क्लॉक आउट इनपुट आएगी तो फिर हमारे पास जो है वो ये आउटपुट वर्क करेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक और चीज़ उसने की है यहाँ पे कि उसने कहा जितनी भी हमारे पास आउटपुट है ना, उनका AR मीन क्लियर, ठीक है। क्लियर जो है उसको क्लियर के साथ कनेक्ट कर दो। मतलब यहाँ पे अब क्लियर इनपुट जब 0 होगी तब ये पूरी की पूरी आउटपुट जो है 0 0 0 0 हो जाएगी, और जब क्लियर इनपुट 1 होगी तो यहाँ पे ये सर्किट जो है वो अपनी पीछे वाली स्टेट में
रिमेन सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्लियर से पहले फैक्टोरियल लगा हुआ है। फैक्टोरियल का क्या मतलब है? फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो जब यहाँ पे जीरो आएगा ना, तो ये जो नॉट, ये फैक्टोरियल बेसिकली नॉट गेट का सिंबल है। तो ये फैक्टोरियल जो है ना, इस जीरो को क्या बना देगा? वन बना देगा। जब जैसे ही वन बनाएगा तो इस वन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये पूरा सर्किट अनेबल हो जाएगा। जैसे ही सर्किट अनेबल होगा तो बेसिकली इस सर्किट के तमाम आउटपुट जो है वो 0 0 0 0 हो जाएंगी। और उसके बाद इस क्लियर जो इनपुट, अगर मैं इसके ऊपर वन अप्लाई करूँ तो फिर ये सर्किट क्लियर क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों उसकी वजह ये है कि जब मैं यहाँ पे वन अप्लाई करूंगा ना, तो ये जो नॉट गेट है इस वन को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। जब ये जीरो बन जाएगा तो आपको पता है सर्किट जो है वो जीरो के ऊपर वर्क नहीं करता, वन के ऊपर वर्क करता है। यही वजह यहाँ पे ये रिमेन सेम रहेगा वन के आने पर। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों वो बता रहे हैं, ये हमारे पास फिर एक टेस्ट टेबल है जिसमें हम बताना चाह रहे हैं। देखो अब जरा यहाँ पे क्लियर जीरो जैसी हुई, देखो सारी इनपुट क्या होगी? 0 0 0 0 होगी। उसके बाद क्लियर अब वन, क्लियर वन जब होती है तो इसका मतलब हमारा सर्किट वर्क करेगा। लेकिन सर्किट वर्क तब करेगा जब हमारे पास अनेबल इनपुट वन होगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मसला ये है कि ये देखो अनेबल इनपुट जीरो है, तो यही वजह यहाँ पे सारी इनपुट अभी भी आउटपुट जो है 0 0 0 है। लेकिन जैसे ही दोस्तों देखो अनेबल इनपुट वन हुई और क्लियर भी वन है, तो अब हमारा सर्किट जो है वर्क करेगा। लेकिन वर्क कैसे करेगा? ये देखो पीछे जब डाटा इनपुट किया ये जीरो, तो ये वो जीरो देखो इस फर्स्ट आउटपुट के ऊपर आ गया। उसके बाद जैसे ही पीछे से वन आया तो वो वन देखो यहाँ पे पहली आउटपुट पे आ गया, और जो यहाँ पे पहले से जीरो था वो आगे नेक्स्ट शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका शिफ्ट रजिस्टर जो है वो वर्क करेगा, जो कि कौन सा रजिस्टर है? सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। आगे दोस्तों इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 बताई जा रही है। एग्जांपल नंबर 3 में बेसिकली वो कह रहा है 4 बिट। यहाँ पे हमने अब जो रजिस्टर यूज करना है शिफ्ट रजिस्टर, वो 4 बिट का होगा। मतलब इसमें जो इनपुट या आउटपुट बिट्स होंगी वो कितनी होंगी? 4 बिट होंगी। और ये कौन सा है? पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन का मतलब क्या? कि जो डाटा आएगा वो पैरेलल आएगा, मतलब डिफरेंट लाइंस के थ्रू आएगा, और जो आउटपुट जनरेट होगी वो सीरियल होगी, मतलब एक सिंगल लाइन के ऊपर आउटपुट जनरेट हो रही होगी। तो ये वो बताना चाह रहा है। उसके लिए यहाँ पे उसने एक सर्किट दिखा रहा है आपको कि ये देखो यहाँ पे जो इनपुट मिल रही है, देखो वो सब के ऊपर अलग अलग मिल रही है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो इनपुट मिल रही है, यहाँ पे देखो इनपुट अलग से मिल रही है, यहाँ पे देखो इनपुट अलग से मिल रही है, यहाँ पे इनपुट अलग से मिल रही है। तो देखो देख रहे हो जो चारों बिट्स हैं वो अलग अलग मतलब पैरेलल मिल रही हैं। तो अगर दोस्तों आपकी बिट्स जो है अलग अलग लाइंस के ऊपर आ रही हो तो इसका मतलब वो पैरेलल बिट्स हैं। ये देखो ये पैरेलल बिट्स आई, लेकिन जब पैरेलल बिट्स आई वो पैरेलल बिट्स आगे से फर्दर जो है वो सिर्फ आउट हो रही है एक सिंगल लाइन के ऊपर। देखो और किसी लाइन से यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे रही है? नहीं, लास्ट वाली आउटपुट आउटपुट से लाइन दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो डाटा जो है वो पैरेलल आ रहा है डिफरेंट लाइंस के थ्रू, लेकिन जो आउटपुट है वो एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक सिंगल लाइन के थ्रू जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद सेम वही चीज़ जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ मेरे भाई, कि क्या बता के आगे उसने फिर वही चीज़ बताने जा रहा है कि ये जो हमने अब ये जो 4 बिट पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, इसकी हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे? सेम वही तरीका, सबसे पहले मॉड्यूल बताएँगे, 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर, आगे फिर उसका टाइटल बताएँगे, फिर आगे डिवाइस बताएँगे कौन सी हमने यूज़ करनी है, फिर आगे उसकी पिन की डिक्लेरेशन सबसे पहले करेंगे कि पहली जो क्लॉक पिन है उसको हम पिन नंबर 1 के तौर पर यूज़ करेंगे, क्लियर को हम पिन नंबर 2 के तौर पर यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है SHLD, SH मीन शिफ्ट और LD मीन लोड। अगर दोस्तों आप SH की जगह पे 1 लिख दोगे तो इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो शिफ्ट होगा, आपका डाटा रजिस्टर के अंदर क्या होगा? शिफ्ट होगा। और अगर आप एलडी जो है उसको 1 कर दोगे तो इसका मतलब है लोड, कि मतलब जो इनपुट के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है ना उसको आप लोड कर दोगे। तो यहाँ पे ये मतलब है एस एच मीन शिफ्ट करो डाटा, और एल डी मतलब लोड करो डाटा इनपुट के ऊपर। तो हमने एस एच और एल डी ये जो दो इनपुट्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया अपनी पिन नंबर 3 के साथ। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको आगे बताया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप रेग डॉट बफर का क्या मतलब है कि आपकी जो मोड है वो रजिस्टर मोड होगा, और हम जो आउटपुट लेंगे वो क्यू वाली लाइन से लेंगे। ऐसे यहाँ भी बताया हुआ है, और बाकी आपको सारा समझ आ कि आपको पता है ये कैसे वर्क करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इक्वेशंस का क्या मतलब है? इक्वेशन दोस्तों मतलब ये है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो Q0 आउटपुट है वो तब जनरेट होगी जब हमारे पास D0 के ऊपर इनपुट आएगी। उसके बाद Q1 जो आउटपुट है वो तब जनरेट होगी जब हमारे पास या तो Q0 के ऊपर इनपुट आ रही हो या D1 के ऊपर इनपुट आ रही हो। अब इन दोनों में से कोई एक चलेगी एक टाइम में, मतलब या तो Q0 की इनपुट जो है वो जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट हमें मिल रही हो Q1 के ऊपर, तो फिर हमारा वर्क करेगा। मतलब Q1 आउटपुट तब आएगी जब हमारे पास या तो Q0 से इनपुट आ रही हो या D1 से। अब D1 से और Q0 के ऊपर कब पता चलेगा? यहाँ आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको समझा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। ये देखें ज़रा यहाँ पर, अब ये देखें दोस्तों, अगर मान लो अगर आप शिफ्ट, अगर यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हो शिफ्ट और एल डी, मतलब एस एच एल डी की जगह पे आप वैल्यू अप्लाई करते हो जीरो, तो मतलब यहाँ पे भी SHLD की जगह पे जीरो अप्लाई हुआ और यहाँ पे भी जीरो अप्लाई हुआ। जब यहाँ पे जीरो अप्लाई हुआ दोस्तों, तो इसके साथ जो कोई फैक्टोरियल सिंबल नहीं लगा हुआ, लिहाजा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जीरो, और अगर मान लो Q0 की आउटपुट आ जाती है 1,
तो आप देख सकते हो दरमियान में कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है। तो ये एंड गेट आउटपुट आउटपुट कब देगा, जब यहाँ पे दोनों इनपुट 1 1 होंगी। लिहाजा यहाँ पे ये आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब ये वाला ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर एस एच एल डी की वैल्यू 0 होगी तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे ये आर सिंबल लगा हुआ है। आर का मतलब ये है कि यहाँ तो ये वर्क करेगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ ये वाला पोर्शन वर्क करेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे एस एच एल डी की वैल्यू 0 थी। 0 की वजह से ये क्या हुआ, ये जो नॉट गेट लगा हुआ है उसने इस 0 को क्या बना दिया, 1 बना दिया। जैसे इसको 1 बनाया, अब देखो अगर D1 के ऊपर वैल्यू आ रही है 1, तो बेसिकली अब यहाँ दरमियान में क्या लगा हुआ है, एंड गेट। तो देखो दोनों इनपुट क्या है, 1 और 1। 1 1 का मतलब है कि आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, जिसका मतलब ये है कि अगर दोस्तों आप एस एच एल डी की जगह पे यहाँ पे 0 दोगे, तो बेसिकली ये जो D1 वाली इनपुट है ना, ये बेसिकली आपको आउटपुट आउटपुट के तौर पर मिलेगी Q1 के ऊपर। और अगर आप यहाँ पे एस एच एल डी की जगह पे 1 वैल्यू दोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी ये जो फिर आपका ये वाला सिस्टम वर्क नहीं करेगा। फिर आपकी ये जो Q0 वाली इनपुट है ना, ये एज ए आउटपुट जो है वो Q1 के ऊपर आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। ऐसी सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आप यहाँ पे 0 अप्लाई करोगे, तो फिर आपको जो है वो D2 वाली इनपुट जो है वो एज ए आउटपुट मिलेगी Q2 के ऊपर। और अगर आप यहाँ पे SHLD की जगह पे 1 अप्लाई करोगे, तो फिर आपको ये Q1 वाली जो आउटपुट है वो यहाँ पे रिसीव होगी। तो ये सिंपल से इसका मतलब था कि अगर 1 वैल्यू दोगे SHLD की जगह पे, तो फिर आपकी ये फर्स्ट वाली जो इनपुट है ये एज ए आउटपुट मिलेगी। और अगर आप 0 वैल्यू दोगे, तो फिर आपकी ये 0 वैल्यू देने से ये आपकी जो सेकंड नंबर के ऊपर जो इनपुट है D2 या D1 या D3, ये बेसिकली आपको इस Q आउटपुट के ऊपर मिल रही होंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने कहा कि जितनी भी मेरी चारों चारों क्योंकि 4 बिट डाटा था ना, तो 4 बिट के लिए 4 जो है वो आउटपुट होंगी, 4 बिट आउटपुट होगी। तो वो कहता है वो जो 4 बिट आउटपुट हैं, वो उनको लिंक कर दो हमारे पास क्लॉक के साथ, मतलब क्लॉक पल्स आएँगी तो फिर ये आउटपुट वर्क करेगी। उसी के साथ उसने कहा हमारी तमाम की तमाम आउटपुट को जो है वो AR, मतलब उसकी जो क्लियर इनपुट है उसको भी क्लियर के साथ कनेक्ट कर दो, कि जब क्लियर 0 होगा तो हमारी तमाम की तमाम आउटपुट 0 हो जाएगी। और जब क्लियर के ऊपर 1 होगा तो हमारी जो प्रीवियस स्टेट है वो रिमेन सेम रहेगी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टेस्ट वेक्टर है। टेस्ट वेक्टर का आपको पता ही है ऑलरेडी कि टेस्ट वेक्टर बेसिकली टेस्टिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब टेस्टिंग के तौर पर जब ये यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब क्लियर इनपुट 0 होगी, यहाँ पे क्लियर 0 का मतलब क्या है, जब क्लियर इनपुट 0 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आउटपुट जो है वो आपके पास फाइनली 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि क्लियर इनपुट 0 है, इसलिए, क्योंकि पूरा सिस्टम पूरा जो सर्किट है वो क्लियर हो गया। उसके वजह से अगर आपके पास नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेट में क्या हुआ, क्लियर इनपुट 1 हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ आप गौर करें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास जो D1 है वो क्या हो गई है, एक्टिवेट हो गई। जैसे दोस्तों D1 एक्टिवेट हुई और उसके साथ D3 एक्टिवेट हुई, D1 एक्टिवेट हुई और D3 एक्टिवेट हुई, तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 1 आएगी। 1 क्यों आएगी, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो SHLD है ना, SHLD है वो क्या 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया था पहला कि SHLD जब 0 होता है तो उससे बेसिकली जो आपकी D वाली इनपुट्स होती है ना, ये D1 D0 D1 D2 D3, ये एक्टिवेट हो जाती हैं और ये आगे आपको नेक्स्ट फॉरवर्ड हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे SHLD की जगह पे 1 अप्लाई करोगे, तो फिर आपकी जो प्रीवियस क्यू वाली होती है ना आउटपुट्स, वो आगे आपको एज ए इनपुट जो है वो फॉरवर्ड की जाती हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे यही बताना चाह रहा है। आगे उसका वही प्रोग्रामिंग सीन आ गया कि ऊपर हमने जस्ट डिक्लेरेशन की थी, अब यहाँ पे हम उसको इक्वेशन बयान करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर्म के अंदर, मतलब एबल इनपुट फॉर्म के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कहता जी, जो हमारे पास Q0 इनपुट है उसको कनेक्ट कर दो D0 के साथ, मतलब जब D0 के ऊपर इनपुट आएगी तो वो आपको एज ए आउटपुट मिलेगी किसके ऊपर, Q0 के ऊपर। ऐसे नेक्स्ट वो कह रहा है जो Q1 है उसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, जो कि आप ऊपर पढ़ के आ चुके हो, Q0 एंड SHLD और D1 एंड नॉट SHLD। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर यहाँ पे वैल्यू 0 अप्लाई करोगे और यहाँ पे वैल्यू 0 अप्लाई करोगे, तो बेसिकली आपका ये वर्क करेगा, D1 D2 और D3 ये वर्क करेंगे, मतलब इनके ऊपर जो भी इनपुट होगी वो आपको यहाँ पे Q1 Q2 Q3 पे मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे SHLD की जगह पे 1 1 अप्लाई करोगे, तो फिर क्या होगा, फिर बेसिकली आपकी ये वाली जो आउटपुट है ना, Q0 Q1 Q2, ये बेसिकली आपको एज ए आउटपुट मिलेंगी यहाँ पे Q1 Q2 एंड Q3 के ऊपर। और उसके बाद आपने लास्ट पे कह दिया कि जितनी भी मेरी आउटपुट है उनको सबको क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दो, मतलब क्लॉक इनपुट आएगी तो फिर हमारा सर्किट जो है वो वर्क करेगा। और उसके बाद आपने उनको क्लियर के साथ कनेक्ट भी कर दिया, और ये उसका जो है वो जो है वो ट्रुथ टेबल है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर क्लियर इनपुट 0 होगी तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगी, अगर क्लियर इनपुट 1 होगी। और साथ हमने ये भी देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो D1 की एक्टिव है, तो ऑटोमेटिक D3 की जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ उम्मीद है आपको यहाँ तक सारे कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।